प्यारे विद्यार्थियों, शुभाशीष। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट कॉलेज गंगापुर सिटी। प्यारे बच्चों, हमने पिछले व्याख्यान में अरस्तू के द्वारा दिए गए संविधानों के बारे में अध्ययन किया। आज हम अरस्तू के बारे में ही दिए गई जो प्रमुख विचारधारा है, इसको हम क्रांति के नाम से जानते हैं, रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में किस तरह से अपनी अवस्था की ओर जाती है, क्या उसके पीछे कारण होते हैं। किसी भी राज्य में क्रांति के पीछे अनेक कारण छिपे रहते हैं एवं क्रांतियों की आवश्यकता महसूस समय समय पर की जाती है। क्रांति असल में एक व्यवस्था को बदल करके उसकी जगह दूसरी व्यवस्था को स्थापित करना, इसकी ये सरल सी परिभाषा दी जाती है अक्सर। तत्कालीन अवस्थित जो व्यवस्था है उससे जनता का मोह या जनता उसको कारगर नहीं समझती है, तो उसकी जगह एक शुद्ध या फिर परिमार्जित व्यवस्था को वो चाहते हैं जिसमें उनकी अपेक्षाएं निर्धारित होती हैं। उन संभावनाओं के स्वरूप को ही क्रांति कहते हैं। क्रांति की उत्पत्ति में केवल असमानता एवं अन्याय का ही हाथ नहीं होता, बल्कि निम्न विशिष्ट कारण भी इसमें पाए जाते हैं। जैसे कि पहला इसमें बिंदु दिया गया है, लाभ एवं सम्मान की इच्छा। प्रत्येक व्यक्ति लाभ एवं सम्मान चाहता है। ये दोनों ही उसके लाभ के सूचक हैं। यदि राज्य में योग्य व्यक्तियों को लाभ का स्थान नहीं मिलता है तो अनुचित तरीके से लोग अयोग्यों को लाभ है समान सम्मान दिया जाता है। तभी इसी वर्ग में विद्रोह की भावना उठती है, यानी अयोग्यों को लाभ और सम्मान प्राप्ति, योग्यों को उस क्षेत्र में उपेक्षा करना, ये एक परिवर्तन का सूचक है। क्योंकि अपने हितों की पूर्ति के लिए, अपने लाभ के लिए, सम्मान के लिए व्यक्ति किसी भी स्थिति तक पहुंच सकता है, लेकिन जब विभेद होता है, असमान अवस्था दिखाई देती है, तो उसके प्रतिफल में ही क्रांति की आवश्यकता जाहिर होती है। दूसरा बिंदु है शासकों की धृष्टता। क्रांति में शासकों की धृष्टता का भी विशेष हाथ रहता है। जब शासक परस्पर षड्यंत्र रचना शुरू कर देता है और जनता के हितों की परवाह नहीं करते, तब संविधान का उल्लंघन होता है। तो जनता भ्रष्ट शासक को सरकार के विरुद्ध विद्रोह कर देती है। यानी शासक जब षड्यंत्रों का शिकार हो जाता है, जनता के हितों की उसके द्वारा लापरवाही की जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसके विपरीत या उसके विमुख विद्रोह की स्थिति का जन्म होता है। अगला बिंदु है उत्कृष्टता के प्रति प्रेम। उत्कृष्टता से यहाँ तात्पर्य है शासक की दक्षता, उसका कौशल
शासन करने की उसकी कला, उसकी बौद्धिक क्षमता, उसके कार्यों की प्रशंसा एवं उसके कार्यों की सराहना। शासक की व्यवस्था से जनता का आत्मावलोकन, जनता द्वारा उसको निश्चित तरीके से उसमें संतोष दिखाना, संतोष जताना एवं अपने जीवन में उसको ढालने का एक इस तरह का क्रम बनता है। और जो एक्सीलेंट है उसके प्रति स्वाभाविक रूप से जनता का लगाव रहता है, जिसे हम उत्कृष्टता का प्रेम कहते हैं। मूल रूप से श्रेष्ठता की भावना रहती है। जब व्यक्ति या शासक राज्य के अन्य व्यक्तियों से अपने को श्रेष्ठ समझने लगता है तो वह राज्य की सत्ता को अपने अधिकार में ले लेता है। इससे धनिक एवं राज एवं कुलीन तंत्र तीनों में ही अधिनायकता का भाव पैदा होता है। जनता कुछ समय के लिए इसे स्वीकार करती है, फिर विद्रोह भी कर देती है। फिर है इसका बिंदु भय। इन कारणों को क्रमशः हम जो देख रहे हैं तो इन्हीं के कारणों की उपस्थिति से क्रांतियों को जन्म मिलता है या क्रांतियों की सूत्रपात होता है। चौथा बिंदु है भय, जिसे हम फियर कहते हैं। क्रांति भय से भी उत्पन्न होती है। प्रथम अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंड का भय बना रहता है। अतः इससे बचने के लिए विद्रोह कर दिया जाता है, यानी भयभीत होकर के व्यक्ति को दंड का भय रहता है। दंड का भय रहता है तो इसका मतलब वो अन्याय के प्रति जागरूक रहा है या अन्याय में उसका भागीदारी रही है। अत्याचार या गलत कार्यों को क्रियान्वित देने, ऐसी स्थिति में जब भय पैदा होगा, अपराधी के मन में भय की उपस्थिति होगी तो वह व्यवस्था के विद्रोह करने के लिए उतारू हो जाएगा। अगला बिंदु है तिरस्कार। तिरस्कार का मतलब है प्राचीन इतिहास से हम देखते हैं कि प्राचीन राजाओं ने तिरस्कार के कारण विद्रोह किया है। राज्य के किसी भी वर्ग में असाधारण वृद्धि जब शरीर के सभी अंगों का विकास अनुपातिक रूप से होता है तो वह देखने में स्वस्थ व सुंदर प्रतीत होता है। अगर शरीर के किसी भी अंग की वृद्धि असाधारण वृद्धि से हुई है तो वह सौंदर्य नष्ट हो जाता है। फिर अगला बिंदु है चुनाव षड्यंत्र। चुनावों में काफ़ी धांधलेबाजी करना, षड्यंत्र रचे जाने के कारण अरस्तु कहते हैं कि उनके काल में भी पदाधिकारियों का चुनाव हुआ करता था और जनता इच्छित व्यक्ति को ही चुनती थी, चाहे वो अयोग्य ही क्यों न हो। प्लेटो इस बात में यह बताते हैं कि उनके समय में जो चुनाव हुआ करते थे वो भी काफ़ी षड्यंत्र भरे हुए रहते थे। जनता जिसे चाहती थी उसको ही निर्वाचित करती
क्योंकि भले ही वह जनता की नज़रों में अयोग्य क्यों न हो, लेकिन उनकी इच्छा के अनुसार ही उसका चुनाव किया जाता है। फिर है अल्प परिवर्तनों की अवहेलना। इस कारण से भी कभी कभी क्रांति हो जाती है। जाति में विभिन्नता, डिफरेंस इन रेस, एकता का अभाव, लेक ऑफ यूनिटी, ये भी कारण है क्रांतियों के। राज्य में एकता का न होना क्रांति का कारक है। विरोधी तत्वों के कारण भी क्रांति का जन्म होता है। प्रणय संबंधी झगड़े, राज्य के किसी भाग की ख्याति बढ़ने से भी क्रांति हो सकती है। जैसे कि राज्यों में परस्पर वृद्धि की जो होड़ रहती है, कंपटीशन रहता है, उससे भी परस्पर क्रांतियों की संभावना बनी रहती है। फिर है शक्ति संतुलन के कारण। धन का शक्ति रूप बराबर होता है और वे संघर्ष पैदा करते हैं। फिर है बल या छल। बल के माध्यम से आज की राजनीतिक परिवेश में हम देख सकते हैं कि बाहुबली बलशाली जो नेतृत्व करने वाले होते हैं, उनके द्वारा भी सत्ता में हस्तांतरण करके और अपने वजूद को जमाना एवं अपने छल के माध्यम से सत्ता में बने रहना, या फिर ऐसा क्रांतिकारी कदम उठाना जिससे कि स्थित सत्ता के परिवर्तन की ओर अपना मुहिम छेड़ना। तो ये सारी बातें इसके अंतर्गत आती हैं। अब हम अगला बिंदु जो लेंगे वो प्लेटो से अरस्तु के ही विचारों पर आधारित है। तब तक के लिए धन्यवाद।